Good morning everyone. Myself Sahaban Arshad, PGT in Chemistry, St. Joseph Public School, Tonk. Today we are going to discuss surface chemistry. ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है जो CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 to 6 मार्क्स कैरी करता है। देखिए, सरफेस केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन समझने से पहले अगर हम इसके टाइटल को देखें, अगर हम इसके नाम को देखें, तो हमें नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसके नाम को देख करके लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं हम सरफेस पर होने वाली केमिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं, या हम डिस्कशन करने वाले हैं सरफेस पर होने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो पहले हम सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता करते हैं। हमें मालूम है कि जब किसी मैटर का फॉर्मेशन होता है तो किसी भी मैटर के फॉर्मेशन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली अरेंज्ड होते हैं या कंटिन्यूसली उनका रिपीटेशन होता है, जिससे एक बड़े मैटर का फॉर्मेशन होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी मैटर के फॉर्मेशन में मॉलिक्यूल्स या एटम्स की लेयर्स आपस में अरेंज्ड होती हैं और एक दूसरे से इंटरेक्शन फील करती हैं। तो लेट्स डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ अ मैटर। सपोज कीजिए ये एक मैटर है। अब इस मैटर के अंदर ये मॉलिक्यूल्स की लेयर्स हैं और इन मॉलिक्यूल्स को हम दो तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, किसी भी मैटर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दो तरह से पाए जा सकते हैं। पहला तो उसकी सरफेस को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड उसके बल्क पार्ट को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसमें ध्यान से देखें, किसी भी सेंटर मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करें, हम इस सेंटर मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इस सेंटर मॉलिक्यूल को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये चारों तरफ से अपने जैसे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। इट इज सराउंडेड बाई सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो अपने चारों तरफ अपने ही जैसे मॉलिक्यूल से घिरे हुए रहते हैं, वो उस मैटर का बल्क पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जो चारों तरफ से इक्वली दूसरे मॉलिक्यूल से घिरे हुए नहीं हैं या अटैच नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बाउंड्री पर पाए जाने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उन्हें ध्यान से देखें तो ये चारों तरफ से इक्वली सराउंडेड नहीं हैं अपने जैसे मॉलिक्यूल से। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल की ऐसी लेयर जो बाउंड्री पर पाई जाती है, किसी भी मैटर की बाउंड्री पर पाई जाती है और ये चारों तरफ से अपने जैसे मॉलिक्यूल से घिरी हुई नहीं होती है, ऐसी लेयर को हम उस मैटर की सरफेस कहते हैं। यानी सरफेस क्या हुई? सरफेस इज द आउटर मोस्ट लेयर of molecules which is not surrounded by same type of molecules from all the sides. While what is bulk? Bulk is the matter in which all molecules are surrounded by same type of molecules. ठीक है, अब यहाँ पर हम सरफेस और बल्क की एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी मैटर में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर हैं और बल्क में हैं, उनमें सरफेस पर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हमेशा बल्क में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा होती है। इट मीन्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस हैव हायर वैल्यू ऑफ एनर्जी देन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बल्क। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न को समझने के लिए हमें मैटर के मॉलिक्यूल्स के बारे में समझना पड़ेगा। आपको मालूम है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने आसपास के मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन या अट्रैक्शन फील करते हैं। यानी कि कोई भी एक मॉलिक्यूल अपने आसपास जितने भी मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, ये उन मॉलिक्यूल से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करने की वजह से इसे उस मॉलिक्यूल्स की तरफ अट्रैक्शन फील होता है। तो सपोज़ कीजिए, अगर मैं इस एटम की बात करूं, इसे मैं नंबर 1 बोल देता हूं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये मॉलिक्यूल अपने चारों तरफ मौजूद मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन फील कर रहा है इस तरह से। यहाँ एक बात देखने वाली है कि ये चारों तरफ से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि जितना इसे
ऊपर वाला मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही इसे नीचे वाला मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह से ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस नीचे लगने वाले फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है और बाकी डायरेक्शंस में भी ऐसा हो रहा है। ऐसे में क्या इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होगा? तो आंसर है यस, इस पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होगा और इस स्टेज में ये बैलेंस्ड मॉलिक्यूल कहलाएगा, या हम कह सकते हैं कि ये सेटिस्फाइड या सैचुरेटेड मॉलिक्यूल कहलाएगा। व्हाई? बिकॉज इट इज फीलिंग इक्वल अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम ऑल द साइड्स। वहीं अगर हम सरफेस पर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या सरफेस पर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल में चारों तरफ से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है? तो आंसर है नो। अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये मॉलिक्यूल डाउनवर्ड्स तो अच्छा अट्रैक्शन फील करेगा क्योंकि इसके नीचे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इधर की साइड भी अट्रैक्शन फील करेगा, डाउनवर्ड्स भी और साइडवर्ड्स भी ये अट्रैक्शन फील करेगा, लेकिन इसके अपवर्ड्स कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। क्योंकि इसके अपवर्ड्स कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है इसलिए ये सिर्फ डाउनवर्ड्स ही अट्रैक्शन फील करेगा। ऐसे में क्या इसका जो नेट फोर्स अट्रैक्शन है वो ज़ीरो होगा? नहीं, वो ज़ीरो नहीं होगा, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि सरफेस सरफेस क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द एज। वही बल्क क्या होगा? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द मैटर। दूसरी चीज, क्या सरफेस पे पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स का नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होगा? तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is not equals to 0, while net force of attraction of bulk part is 0। देखिए बल्क पार्ट में नेट अट्रैक्शन जीरो होने की वजह से बल्क पार्ट में जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो कंप्लीटली सैचुरेटेड होते हैं, यानी हाईली स्टेबल होते हैं। हाईली स्टेबल का मीनिंग है कि वो ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी शो नहीं करेंगे, जबकि सरफेस पर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी सरफेस पर पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस आर मोर reactive, while molecules present in the bulk part are less reactive। अब सपोज कीजिए कि मैं इस मैटर के कांटेक्ट में अदर मॉलिक्यूल्स को लेकर आता हूं। तो सपोज कीजिए कुछ अदर मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको रेड इंक से दिखाई देंगे इस तरह से। तो बताइए अब क्या होगा? क्या ये मॉलिक्यूल्स जो किसी भी गैस के किसी भी लिक्विड के हो सकते हैं, क्या ये मॉलिक्यूल्स इस सरफेस से अट्रैक्ट होंगे? तो आंसर है यस, ये इस सरफेस से अट्रैक्ट होंगे और धीरे धीरे करके इस सरफेस पर आकर के अटैच्ड हो जाएंगे। और यहीं से हमारी सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन निकल कर आती है कि व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल रिएक्शंस अकर एट द सरफेस और इंटरफेस ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी मैटर या सब्सटेंस के सरफेस पर होने वाली केमिकल रिएक्शंस को हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सरफेस केमिस्ट्री का हमारी केमिस्ट्री में कोई रोल है? क्या सरफेस केमिस्ट्री की कोई इंपॉर्टेंस हमारी केमिस्ट्री के अंदर है? तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। देखिए हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में क्या होता है? जब हम एल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करवाते हैं, जब हम एल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से करवाते हैं तो हमें
कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ते हैं और ये कैटलिस्ट होते हैं प्लेटिनम या पैलेडियम। बेसिकली डी ब्लॉक के हमें एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं एज ए कैटलिस्ट और इससे क्या होता है, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन होता है। इट मीन्स एल्कीन से हाइड्रोजन गैस आके जुड़ती है और ये एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में जाएं तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में जो कैटलिस्ट हमने यूज़ किया है दैट इज़ प्लेट ऑफ प्लेटिनम। इस प्लेटिनम की प्लेट का रोल होता है हाइड्रोजन गैस को अपनी सरफेस पर अटैच करना, अपनी सरफेस पर एड्जॉर्ब करना। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस में जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं आपस में अटैच्ड होते हैं, इनके बीच का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ स्ट्रॉन्ग होने से क्या मीनिंग है? स्ट्रॉन्ग होने से मीनिंग है कि ये रूम टेम्परेचर पर अपने आप डिसोसिएट नहीं होगा और अगर हाइड्रोजन गैस में दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच के बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तो रिएक्शन आगे नहीं पहुंच पाएगी, आगे प्रोसेस नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसे ब्रेक करना ज़रूरी है। इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्लेटिनम की प्लेट यूज़ करेंगे। ये प्लेटिनम की प्लेट अपनी सरफेस पर, ये प्लेटिनम की प्लेट अपनी सरफेस पर हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब करेगी, अटैच कर लेगी। जैसे ही हाइड्रोजन गैस इस सरफेस पर आकर के अटैच होगी, ये सरफेस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगी और बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को एक्टिवेट कर देगी। जैसे ही हाइड्रोजन एक्टिवेट होगा, दोनों हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और दो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी एटम का फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होता है। अब ये हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एल्कीन के पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा और जैसे ही ये एल्कीन के पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा, यहाँ भी होमोलाइटिकल क्लीवेज होगा और दोनों कार्बन एटम्स के पास एक एक हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिससे एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं प्लेटिनम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेटिनम की प्लेट पर हाइड्रोजन गैस का एड्जॉर्प्शन नहीं हुआ होता तो हम हाइड्रोजन को एक्टिवेट नहीं कर पाते। हाइड्रोजन अगर एक्टिवेट नहीं हो पाता तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती और एल्केन में कन्वर्ट नहीं हो पाती। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमने प्लेटिनम की क्या यूज़ की है, उसकी सरफेस यूज़ की गई है, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने सरफेस केमिस्ट्री को यूज़ किया है। तो मोस्ट ऑफ द जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें किसी भी कैटलिस्ट को जब यूज़ किया जाता है तो उसकी सरफेस पर अदर सब्सटेंस का या मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन होता है। इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है।